हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारी चैप्टर 1-2 की जो वीडियो थी, उसका जो पार्ट 1 था, उसमें जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था? आपका रैम और रोम में आपका क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक हमने लास्ट जो था वो डिस्कस किया था कि रैम और रोम में हमारा क्या डिफरेंस है। ये सारे जो हमने पढ़े थे डिफरेंसेस, इनको हमने अच्छे से समझ लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमें क्या चीज डिस्कस करनी है ये देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, या हम इसको और एक नाम से जानते हैं आपका ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी, या सेकेंडरी डिवाइसेस क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है और कितने टाइप के हैं। तो एक चीज हमने समझी थी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने एक चीज समझी थी कि प्राइमरी मेमोरी जो है उसकी दो लिमिटेशंस है। प्राइमरी मेमोरी की दो लिमिटेशन थी। पहली क्या थी? लिमिटेड कैपेसिटी। ये हमने लास्ट समझा था। लिमिटेड कैपेसिटी है यानी डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम है। दूसरी जो चीज हमने समझी थी वो समझी थी क्या थी? वोलाटाइल। वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल इन नेचर यानी कि आपका जो डाटा है वो टोटली पावर के ऊपर डिपेंड है। पावर अगर उसमें से आपकी चली जाती है मेमोरी में से, तो डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है। तो ये चीज जो थी ये हमने डिस्कस की थी आपकी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेशन थी, इनकी वजह से ही आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी थी उस वो जो थी वो पिक्चर के अंदर आई। क्यों? क्योंकि हमें जो डाटा था एक तो वो भी ज्यादा चाहिए था, ज्यादा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए थी। दूसरा, हमें ऐसी मेमोरी चाहिए थी जो परमानेंटली चीजों को स्टोर कर पाए। तो देखो इसने बता भी रखा करा, सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज a limited storage capacity and it is not permanent, secondary storage devices are used to store large amount of data permanently। तो क्या यूज होने स्टार्ट हो गए? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज होने स्टार्ट हो गए, जो कि नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो भी आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ज्यादा डाटा, और वो भी परमानेंटली। और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी उनको बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक बोला गया मैग्नेटिक मीडिया और एक बोला गया आपका ऑप्टिकल मीडिया। अब मैग्नेटिक मीडिया और ऑप्टिकल मीडिया में डिफरेंसेस क्या है? मैग्नेटिक मीडिया के अंदर आपकी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मटेरियल का आपका यूज होता है, इसलिए आपका इसको क्या बोला गया? मैग्नेटिक मीडिया बोला गया। ऐसी मीडिया जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग हो। ऑप्टिकल मीडिया जिसके अंदर लेजर का प्रयोग हो, वो आपकी क्या बोली गई? ऑप्टिकल मीडिया। लेजर भी हम पढ़ेंगे, दो टाइप की हमारी लेजर होती है, ब्लू लेजर एंड रेड लेजर। दोनों का अलग अलग आपका जो है वो यूज है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके आते हैं मैग्नेटिक मीडिया के अंदर, वो आपकी हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। और जबकि आपकी लेजर मीडिया के अंदर क्या आएंगे? सीडी रोम एंड डीवीडी। तो इन्हीं को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक मीडिया के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया और आपका हार्ड ड्राइव हो गया। उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आपकी आती है, तो वो चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो इसने दिया है वो दिया है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझते हैं, फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्या कहना चाहता है ये। फ्लॉपी डिस्क की जहां तक बात है, फ्लॉपी डिस्क आजकल हमारी जो है वो यूज नहीं होती, जिसको डिस्केट भी बोलते हैं। ये जो आपका मटेरियल होता है जिससे बनी होती है उसको हम बोलते हैं माइलर। माइलर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, जैसे प्लास्टिक आपका होता है उसी टाइप का ये मटेरियल होता है जिसकी फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। और ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ आपकी क्या है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस है। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी। इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है 1.44 MB। केवल 1.44 MB डाटा जो है आपका वो स्टोर होता है, जो कि
आज की अगर हम बात करें तो आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काफी कम डाटा जो है वो ये स्टोर करते हैं। इसलिए यही कारण है कि आजकल इनको जो है हम यूज नहीं करते, तो इसलिए इसने बोला कि हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में हमें 2-3 चीजें पता हो कि आपका जो है कितना एमबी ऑफ डाटा स्टोर करती है, किस चीज की बनी होती है, माइलर की, माइलर मटेरियल की आपकी बनी होती है, और आपकी 1.44 एमबी डाटा को ये क्या करती है, स्टोर करती है। इसके बाद आती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एक ये डिस्क दिखाई दे रही है। तो डिस्क के अंदर आपको इस जो है ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं ट्रैक। आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, जैसे आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड में जो आपके रेस लगाने वाले होते हैं, रनर्स होते हैं, तो उनके आपको इस तरीके से एक ट्रैक होता है गोल, और उस ट्रैक के बीच में इस तरीके से उसको और फर्दर डिवाइड किया गया होता है। 100 मीटर का, 200 मीटर का ट्रैक, 400 मीटर का ट्रैक, इस तरीके से वो डिवाइड किया होता है। तो ये जो चीज होती है ये आपकी क्या बोली जाती है, ट्रैक कहलाती है। और इनको मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, को फर्दर डिवाइड कर, जैसे आपके ये जो चीज डिवाइड की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ डिवाइड है। ये चीज आपकी क्या कहलाती है, सेक्टर कहलाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। तो आपकी जो ये डिस्क बनी होती है, ये मैग्नेटिक कोटेड डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है और सर्कुलर होती है। इसका नाम क्या बोला जाता है, प्लेटर भी इसको हम बोलते हैं। ये जो सर्कुलर डिस्क होती है मैग्नेटिक कोटेड होती है और इनको क्या बोला जाता है, प्लेटर। और ये प्लेटर किस में डिवाइड होते हैं, ट्रैक्स में, और ट्रैक्स फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, आपके सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा इस मैग्नेटिक डिस्क से रीड और राइट करने के लिए वहां पर एक रीड राइट हेड का यूज होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक आपकी पिन सी लगी होती है जो कि आपकी इस डिस्क के ऊपर जो है रीड और राइट ऑपरेशन करने में इसकी हेल्प करती है। ये जो आपकी डिस्क है ये सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, घूमती रहती है। और ये जो रीड राइट हेड है ये रीड और राइट ऑपरेशन करता रहता है जैसे ही यूजर से कमांड मिलती है राइट करने की या रीड करने की। तो ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक जो आपकी मीडिया थी उसके अंदर मूवेबल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट यानी जो आपके हिल डुल सकते हो, मूवेबल पार्ट्स उनको हम बोलते हैं। तो ये आपकी मूव करती रहती है, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं कि आपकी मैग्नेटिक मीडिया के अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे आपके डिस्क का साइज बढ़ता है वैसे ही नंबर ऑफ डिस्क जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क आपकी 2 है। एक ये ऊपर वाली डिस्क है और ये एक सेकंड नंबर डिस्क है। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपका गैप दिया गया है। गैप इसलिए दिया गया है ताकि ये एक दूसरे से टच ना हो, क्योंकि अगर एक दूसरे से ये हिट करती हैं, टच करती हैं सरफेस, तो ये ब्रेक होने के चांस रहते हैं। इसलिए इनके बीच में क्या होता है, आपका गैप छोड़ा जाता है। तो ये आपकी क्या होते हैं, हार्ड डिस्क होती हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, जिनके बीच में स्पेस होता है। स्टैक्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रखा होना, लेकिन उनके बीच में क्या होना जरूरी है, गैप होना जरूरी है। तो जितनी नंबर ऑफ डिस्क होंगी 2, 3, 4, उतनी नंबर ऑफ कैपेसिटी आपकी जो है वो हार्ड डिस्क की बोली जाती है। 500 जीबी की अगर आपकी हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क अलग होंगी। आपकी 320 जीबी की हार्ड डिस्क है उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क अलग होंगी। 1 TB है उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क आपकी अलग होगी। तो इस तरीके से आपकी जो है नंबर ऑफ डिस्क जो है वो डिपेंड करती है कि कैसे आपकी जो है नंबर ऑफ डिस्क या कितनी नंबर ऑफ डिस्क है, और उसी के ऊपर आपका जो है ये डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क का साइज कितना है। ठीक, मैग्नेटिक स्पोर्ट्स के रूप में जो है वो आपका डाटा जो है इस मैग्नेटिक हेड के थ्रू आपकी इस डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ये किसकी बात कर रहा है, आपकी ऑप्टिकल मीडिया की बात करेगा। तो इसको समझते हैं कि आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कैसे काम करती है। तो जहां तक कॉम्पैक्ट डिस्क की हम बात करते हैं
कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल मीडिया का एक एग्जांपल है, और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है आपकी, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्टिकल मीडिया का यूज होता है और रिलेटिवली चीप होती है, सस्ती होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कितने एमबी तक स्टोर कर सकती है, कैपेसिटी 700 एमबी, 700 एमबी तक ये क्या कर पाती है, स्टोर कर पाती है। इसकी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप की सीडी में मार्केट में अवेलेबल होती है। एक सीडी रोम जिसमें हम रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, एक सीडी रिकॉर्डेबल जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक री राइटेबल यानी राइट करने के बाद वापस से उसको दोबारा राइट किया जा सकता है। तो ये तीन फॉर्म आपकी सीडी की मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी कई बार आपके से फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है वो ये आता है कि डिफाइन द सीडी, सीडी को डिफाइन करें, या व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। या पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सीडी अवेलेबल इन मार्केट, या व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीडी। तो इस तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। शॉर्ट या बोल देता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसके हिसाब से हमें इसको तैयार करना है। उसके बाद आता है आपका डीवीडी क्या है। तो डीवीडी भी आपका ऑप्टिकल स्टोरेज का ही एग्जांपल है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो हम इसकी फुल फॉर्म आपकी दो हो सकती है। एक तो हम बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या एक आपकी बुक में दी है सुपर डेंसिटी डिस्क भी हम इसको बोलते हैं, सुपर डेंसिटी डिस्क। दोनों ही आप बोल सकते हैं, दोनों ही आपकी करेक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है। होती तो ये आपकी बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी 15 टाइम ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और 20 गुना ज्यादा फास्ट काम करती है एज कम्पेयर टू सीडी रोम। इसलिए इसका नाम क्या, सुपर डेंसिटी डिस्क एसडीडी इसको बोलते हैं, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसको बोला जाता है, जो कि आपको कितने जीबी, 17 जीबी ऑफ डाटा जो है वो आपका स्टोर कर सकती है। इसकी जो अवेलेबिलिटी है तीन वेरिएंट में आपको मिलेगी, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, जो कि आपकी सीडी की फॉर्म भी थी। इसमें जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि 15 टाइम ज्यादा डाटा होल्ड करेगी, 20 टाइम फास्टर होगी, और कैपेसिटी 17 जीबी होगी अराउंड, जबकि उसकी आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 700 एमबी थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डीवीडी की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू सीडी। उसके बाद आती है आपकी पेन ड्राइव, या थंब ड्राइव, या फ्लैश ड्राइव। तो आजकल आपने देखा होगा मोस्टली हम पेन ड्राइव्स का यूज करते हैं, जो कि आपकी पिक्चर में दिखाई गई है। ये जो टेक्नोलॉजी निकली, ये किस टेक्नोलॉजी से निकली, फ्लैश टेक्नोलॉजी से। फ्लैश टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था, इसके अंदर एसएसडी का यूज किया गया। अब आप बोलेंगे सर एसएसडी क्या है, एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब एक चीज हमने समझी थी, अगर आपको याद हो, कि जो आपके मैग्नेटिक मीडिया थी उसके अंदर मूवेबल पार्ट थे, लेकिन फ्लैश ड्राइव जो है उसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होगा, सॉलिड रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी निकल के आई, ये फ्लैश से निकल के आई, जिसके अंदर हमारा क्या है कि आपकी एक चिप होती है, आईसी होती है। उस आईसी को हम एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो फ्लैश मेमोरी तो बननी स्टार्ट हो गई, उसके आगे फिर क्या किया गया, एक यूएसबी पोर्ट को ऐड कर दिया गया, जिससे कि डाटा को कॉपी करना उस ड्राइव में क्या हो गया, इजी हो गया। और तब से इसका नाम क्या पड़ गया आपका, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव हम इसको जानने लग गए। तो देखिए कह रहा है अनदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस हैज रिसेंटली emerged, इट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी, की मेमोरी। द थंब ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स एंड सेल फोन ऑफ टुडे यूज फ्लैश मेमोरी। हमारे जो पेन ड्राइव है या हमारे सेल फोन है, उनके अंदर जो इंटरनल आपके 64 जीबी
या 32 GB जो मेमोरी आती है वो भी किसका एग्जांपल है, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है, सॉलिड स्टेट मेमोरी का एग्जांपल है। कह रहा व्हाट इट डज इज कंबाइन ए वेल ट्राइड मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉल्ड फ्लैश विद कन्वीनियंस ऑफ यूएसबी कनेक्टर। कह रहा जो फ्लैश का आपकी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया, यूएसबी वाला पोर्ट ऐड कर दिया गया ताकि कन्वीनियंटली उसको यूज किया जा सके। इसके अलावा आगे इसने बताया कि ये एसएसडी टाइप की मेमोरी होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि फ्लैश इज ए सॉलिड स्टेट मेमोरी, इट हैज नो मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में। नो डज इट मेक अस ऑफ लेजर अनलाइक ऑप्टिकल ड्राइव, ना ही इसमें ऑप्टिकल ड्राइव की तरह लेजर का यूज किया जाता है। कह रहा है इंस्टेड इट वर्क इन ए सिमिलर वे टू रैम, किसकी तरह काम करते हैं, रैम की तरह। लेकिन रैम में और उसमें डिफरेंस क्या है कि आपकी फ्लैश मेमोरी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का या पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी है कि इसके ऊपर पावर का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता, जो डाटा आपका है वो यूं का यूं बना रहता है पावर ऑफ होने के बाद। कभी हमने ऐसा देखा है कि हमारी पेन ड्राइव से डाटा अपने आप डिलीट हो गया हो, हमने कॉपी किया हो डाटा दूसरी कंप्यूटर में या दूसरे सिस्टम में लगाया हो और वो आपका जो है। उसके बाद आती है हमारी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो थी वो डीवीडी का सक्सेसर थी, यानी डीवीडी का नेक्स्ट वर्जन थी। द फॉर्मेट नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ए ब्लू लेजर रीड फ्रॉम एंड राइट टू द डिस्क रादर रेड लेजर ऑफ डीवीडी प्लेयर। ब्लू रे नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इसके अंदर ब्लू लेजर का जो है वो यूज हुआ एज कम्पेयर टू रेड लेजर। दूसरी थी हमारी सीडी डीवीडी, उसमें रेड लेजर का यूज होता था और इसमें ब्लू लेजर का यूज होता है, इसको ब्लू लेजर कहा गया। और ब्लू लेजर का यूज क्यों होता था, कह रहा ब्लू लेजर कैन राइट मोर डाटा कंपेयर टू रेड लेजर ऑफ डीवीडी। रेड लेजर के कंपैरिजन में ब्लू लेजर जो थी वो ज्यादा डाटा को राइट करती थी, जिसकी वजह से जो ब्लू रे डिस्क थी वो ज्यादा डाटा स्टोर करती थी उसी सेम 12 सेंटीमीटर के स्पेस में। यानी आपकी जो सीडी और डीवीडी का साइज था वो 12 सेंटीमीटर का था रेडियस, उसी 12 सेंटीमीटर में पहले डाटा आपका 700 MB स्टोर हुआ सीडी के केस में, फिर आपका जो डीवीडी थी उसके केस में 17 GB आपका जो है वो स्टोर हुआ। अब जो थी ब्लू रे डिस्क उसी 12 सेंटीमीटर में अब आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है वो आपका अप टू 100 GB तक डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमने ब्लू रे जो ब्लू लेजर थी उसका यूज किया, जिसकी वजह से डाटा जो है वो ज्यादा स्टोर होने लगा उतने ही स्पेस में। कह रहा दीज डेज ब्लू लेजर डिस्क ऑफ कैपेसिटी 25 GB, 50 GB और कार कॉमनली अवेलेबल 50 GB आपकी जो है, और ये सारी अवेलेबल है इस टाइप की आपकी जो है वो अलग अलग वर्जन में अवेलेबल है। कह रहा while special triple layer 100 GB Blu-ray disc already exists and quad level 128 GB version have been promised, neither can be read by normal player। कह रहा है आपकी 100 GB तक ट्रिपल लेयर की तो आ गई है, क्वाड लेयर यानी 4 लेयर की और आएगी जिसका स्पेस कितना होगा 128 GB होगा, और जो नॉर्मल सीडी प्लेयर के अंदर या डीवीडी प्लेयर के अंदर आपकी काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें स्पेशल जो है वो आपकी डीवीडी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो आती है वो आपकी आती है मेमोरी स्टिक्स। मेमोरी स्टिक्स क्या है, मेमोरी स्टिक आपने देखा होगा, आप अपने फोन में मेमोरी कार्ड लगाते हो, उसी को इसने क्या नाम दिया है, मेमोरी स्टिक का नाम दिया है। कह रहे हैं मेमोरी स्टिक इज टाइप ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड। किसका टाइप है, रिमूवेबल मेमोरी कार्ड है। यू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर और अदर पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू कॉपी एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जिसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा के। मोस्टली यूज कहाँ होते हैं, डिजिटल कैमरे में, स्मार्टफोन्स में, कैम रिकॉर्डर में, म्यूजिक प्लेयर में, पोर्टेबल प्ले स्टेशन में। और पोर्टेबल होती है मेमोरी स्टिक्स, तो इनको कैरी करना जो है वो काफी आसान है। कैपेसिटी आपको पता ही है 4 GB से 128 GB, अब इससे भी ज्यादा 1 TB तक आपको इजिली अवेलेबल
हो जाती है आपकी मेमोरी कार्ड। इसके बाद आते हैं आपके क्लाउड स्टोरेज। अब जहां तक क्लाउड स्टोरेज की हम बात करें तो क्लाउड स्टोरेज कोई डिवाइस नहीं है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो स्टोर तो हो रहा है, डाटा है आपका वो स्टोर तो होगा, लेकिन कहाँ पर स्टोर होगा? वो आपका स्टोर हो रहा है इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट के ऊपर भी कहाँ पर स्टोर हो रहा है उसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं होती। तो आपका ये नया तरीका था क्लाउड स्टोरेज क्या करने का, डाटा को स्टोर करने का। द क्लाउड स्टोरेज इज मैकेनिज्म नॉट ए फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। कोई फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, बल्कि ये डाटा आपका कहाँ स्टोर होता है? इंटरनेट के ऊपर। कह रहा है जो भी आपका डाटा है वो सारा बैकअप कर लिया जाता है किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। इट हैज बिकेम प्रैक्टिकल एज इंटरनेट स्पीड हैज इंक्रीज। और कह रहा है ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इंटरनेट की स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। और दूसरा, कन्वीनियंटली आप जो है कहीं से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपने देखा होगा आपके फोन में गूगल ड्राइव नाम का एक एप्लीकेशन आपने डला हुआ देखा होगा, गूगल ड्राइव। तो जो गूगल ड्राइव है वो आपका इसी का एग्जांपल है, जिसका क्लाउड स्टोरेज का एक एग्जांपल आपका है। तो गूगल ड्राइव के अंदर जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफी बार। तो समझते हैं इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज हमें पता है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू से और डायरेक्टली एक्सेस की जाती है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ये हमने क्वेश्चन भी किया था। और सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं होती, वोलाटाइल होती है प्राइमरी मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल होती है। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। फास्टर डाटा एक्सेस, ज्यादा जल्दी डाटा प्रोवाइड कराती है सीपीयू को, क्योंकि जितनी जल्दी डाटा सीपीयू के पास पहुंचेगा उतनी जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा। जबकि ये क्या है? स्लोअर डाटा एक्सेस, स्लोली डाटा को एक्सेस करवाती है। यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए काम में आते हैं। हमने समझा था कि जो भी आपका यूजर इनपुट करेगा डाटा, वो सबसे पहले जाके कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। वो भी प्राइमरी मेमोरी यानी हमारी रैम के अंदर जाके स्टोर होता है। तो रैम के अंदर स्टोर होता है तो कब तक रहता है? जब तक कि उस डाटा के ऊपर सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं कर लेता। और जबकि हमें परमानेंट डाटा को स्टोर करना होता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमने देख लिया, लार्ज साइज 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी तक हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। अनसोल्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम इनपुट डिवाइसेस पे कि इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइस हमने समझा था कि इनपुट डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है इनपुट देने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, क्योंकि बिना इनपुट दिए तो कंप्यूटर सिस्टम खुद से कोई काम करेगा नहीं। तो इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। किसे लेता है? यूजर से लेता है। दिस वर्क इज accomplished विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। किसकी हेल्प से करते हैं हम? इनपुट डिवाइस की। तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस आपको पता ही है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है? टाइपराइटर की तरह डिवाइस दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर और डिजिट्स होती हैं जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं। मैट्रिक्स ऑफ स्विचेस होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ स्विचेस यानी बहुत सारी आपकी अलग अलग टाइप की की इसके अंदर बनी होती हैं, और जिस भी की को हम जब प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही एक डिजिटल कोड जो है वो कंप्यूटर सिस्टम उसको चेक कर लेता है कि कौन सी की जो है आपने कंप्यूटर के ऊपर, आपने जो है कीबोर्ड के ऊपर जो है वो प्रेस की है। तो उसको आइडिया लग जाता है कि आपने ये वाली की प्रेस की है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है? वो फिर इनपुट जो है वो सिस्टम के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर आपको शो कर। उसके बाद आता है माउस। तो माउस आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है।
माउस क्या है आपका? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी जिसमें आप पॉइंट कर सकते हैं पोजीशन आपके कर्सर की। जैसे मैं यहाँ पर जो है पॉइंट कर पा रहा हूँ कर्सर को, अपने जो पेन आपको दिखाई दे रहा है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम कर रहा है कि मैं कहीं भी आपका जो है इसको मूव कर सकता हूँ। तो माउस जो है वो कंट्रोल करती है मूवमेंट किसकी? पॉइंटर की स्क्रीन के ऊपर। और जैसे जैसे आप माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है स्क्रॉल करते हैं, जिस डायरेक्शन में स्क्रॉल करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका जो माउस पॉइंटर है वो भी मूव करता है। इसके बाद आता है माउस जो है, माउस के अंदर 3 बटन आपके होते हैं, ठीक है। एक आपका लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक आपका व्हील होता है सेंटर के अंदर। उस व्हील को आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आपकी जो विंडो है वो आपकी अप डाउन स्क्रॉल होती है। एक चीज और नोट करने की है, कह रहा है कि माउस जो था वो डगलस एंगल बार्ट जो थे स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के, उन्होंने 1963 में जो है वो इन्वेंट किया था। या याद रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि हु हैज इन्वेंटेड माउस एंड इन विच ईयर। तो 1963 में डगलस एंगलबर्ट जो थे उन्होंने इसको क्या किया था आपका? इन्वेंट किया था। इसके बाद आते हैं माइक या माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या काम है? माइक्रोफोन भी आपका एक तरीके का क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो कि इनपुट देने के लिए काम में आता है। तो आप इनपुट कैसे देंगे? माइक के थ्रू आप जब इनपुट देते हैं तो आप वो किसकी फॉर्म में दे रहे हैं? साउंड की फॉर्म में दे रहे हैं। तो वही चीज इसमें समझनी है हमें। कह रहा है वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू ए स्पेशल इनपुट कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक। कह रहे हैं हम जब साउंड के रूप में इनपुट देना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो वो हम किसके थ्रू देते हैं? माइक के थ्रू या माइक्रोफोन के थ्रू। जब हम फोन पे बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या लगा होता है? माइक्रोफोन लगा होता है, जिसके थ्रू आपकी जो आवाज है, आपकी जो साउंड है वो डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट होके सामने वाले तक पहुंचती है। तो कह रहे हैं माइक कन्वर्ट द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट विच इज कॉल्ड डिजिटाइज साउंड और डिजिटल साउंड। कह रहे जो माइक को साउंड रिसीव होती है यूजर से, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल ऑडियो में या डिजिटाइज साउंड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमें पता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम 01 डिजिटल भाषा को समझता है। और कह रहा है एक माइक को अच्छे ढंग से काम करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, और उस हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं? साउंड कार्ड हम बोलते हैं। तो साउंड कार्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? माइक के थ्रू जो हमारी ऑडियो साउंड है, ऑडियो इनपुट है या साउंड इनपुट है, वो हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी आपका एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। जैसे आपने देखा होगा फोटो कॉपी मशीन होती है, उसी तरीके का दिखता है। इसके अंदर ये क्या करता है? आपकी जो प्रिंटेड इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, जिसको हम बाद में चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको स्कैन किया हुआ है, तो ये स्कैन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और उसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। स्कैनर जो है, स्कैनर के डिफरेंट साइज हैं, डिपेंड करता है कि किस पर्पज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो पहला है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर यानी जिनको इजिली आप जो है हाथ में पकड़कर चला सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जो है उनका साइज बड़ा होता है, ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी इनकी जो है वो बाकी वालों से बेहतर होती है। इनका एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर प्रिंटेड इमेज आप रख देते हैं और वो स्कैन हो जाती है। जैसे आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, उसके ऊपर वो आपका जो फोटोकॉपी करने वाला बंदा है उसको प्रिंटेड जो पेज है उसको उल्टा करके रख देता है और फ्लैप को बंद कर देता है और वो आपकी स्कैन हो जाती है। वो आपका सरफेस छोटा होता है, लेकिन जहां बहुत बड़ा सरफेस आपने अगर स्कैन करना है या बहुत बड़ा आपने प्रिंटेड पेज स्कैन करना है, उस केस में हम फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करते हैं। उसी तरीके से आपके आते हैं ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो है वो मीडियम साइज स्कैनर होते हैं, जिसमें एक रोलिंग ड्रम लगा होता है। एक ड्रम लगा होता है, उस ड्रम के ऊपर हम क्या करते हैं? पेपर को जो है वो रोल कर देते हैं। सपोज ये पेपर है बहुत बड़ा,
इस तरीके से इस पेपर को हमने इसके ऊपर रोल कर दिया। ये ड्रम आपका रोटेट करता रहता है, पेपर भी आपका इसके साथ में आगे की तरफ रोटेट करता है। ऊपर आपकी जो है वो लेजर बीम होती है जो इसके ऊपर गिरती है पेपर के ऊपर और उसको क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है। तो जैसे जैसे आपका ड्रम रोल करता है वैसे वैसे आपका जो है वो पेज या वो जो शीट है जो आपने फीड की हुई है ड्रम के ऊपर वो आपकी स्कैन होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, स्कैनर्स कहलाते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस के रूप में आपका काम करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कंसेप्ट कीबोर्ड। कंसेप्ट कीबोर्ड आपने देखा होगा कि जो एक स्पेसिफिक आपका जो है काम करने के लिए बनाए गए हैं, यानी उनके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आपको स्क्रीन पर आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आप कोई ऑर्डर दे रहे हो तो उस बंदे के सामने जो है आपका एक स्क्रीन लगा होता है, वो आपसे ऑर्डर लेता है, बस क्लिक करता चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर आप देखें तो इस टाइप की आपकी, अगर आप डोमिनोज पिज्जा वालों के पास जाएंगे तो उनके सामने स्क्रीन होती है, वो आपसे ऑर्डर लेता है और उसके ऊपर क्लिक करता रहता है, वो चीज आपकी ऐड हो जाती है। उसको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं होती कि आपको या जो कस्टमर है उसको ये वाली चीज चाहिए। तो उसके अंदर उसका काम सिर्फ वही होता है कि वो जो मेन्यू है उस रेस्टोरेंट के लिए वही लोडेड होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके अलावा कोई दूसरा काम करेगा। तो ये उसका डेडिकेटेड फंक्शन है कि वो केवल वही काम करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। अगर हमने कंसेप्ट कीबोर्ड कीज हैव स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन, इसका एक एग्जांपल अगर आप और लेंगे तो एटीएम मशीन जो है वो भी इसका एक एग्जांपल है। एटीएम पर जब आप जाते हो तो एटीएम पर आपका डेडिकेटेड फंक्शन होते हैं कि आपने कार्ड लगाया, आपसे पिन पूछा, फिर आपसे अमाउंट पूछा और अमाउंट निकाल के दे दिया और फाइनल अमाउंट आपको डिस्प्ले कर दिया। ये तो है नहीं कि आप गए तो एटीएम से आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो या आप बर्गर ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उसका एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है। कह रहा है एन एग्जांपल वुड बी इन ए रेस्टोरेंट वेयर देयर इज अ की फॉर ईच डिफरेंट फूड आइटम दैट माइट बी बॉट। कह रहा है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हर एक फूड आइटम के लिए आपकी एक की बनी होती है, उस की को प्रेस करते चलिए, वो फूड आइटम आपकी कार्ट में ऐड होता चलेगा, ऑर्डर में ऐड होता हुआ चलेगा। इसके बाद आते हैं टच स्क्रीन पे। तो टच स्क्रीन क्या है, कह रहे टच स्क्रीन कैन डिटेक्ट वेयर ऑन द स्क्रीन सरफेस यू आर टचिंग। टच स्क्रीन वाले जो आप यूज करते हैं मोस्टली फोन के अंदर भी यूज करते हैं, तो टच स्क्रीन वाले जो आपकी मोबाइल डिवाइस हैं उनमें जहां भी आप फोन के अंदर किसी स्क्रीन पे किसी भी कोने पे टच करते हैं तो वो आपका जो फोन है या टैबलेट है वो उसको क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। जैसे कि आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल कीबोर्ड है उसकी तरह ही वो काम करता है कि आप टच करके कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर इस टाइप का आपने विशाल मेगा मार्ट में या आप जहाँ शॉपिंग करने जाते हो वहां देखे होंगे कि जो आपका बिलिंग करने वाला बंदा होता है वो इस तरीके का डिवाइस हाथ में रखता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसको एक बटन को प्रेस करता है, उसमें से रेड लेजर आपके प्रोडक्ट पर गिरती है और वहां जो बार कोड होती है, ये जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ये जो आपकी स्टिप होती है, इन स्टिप्स के ऊपर जो है जब लाइट गिरती है तो वो अपने आप प्रोडक्ट आपका बिल के अंदर ऐड हो जाता है। तो बारकोड रीडर जो है वो बारकोड रीड करने के लिए काम में आते हैं। मोस्टली आपको कह रहा है आपको कहाँ मिलेंगे, शॉप्स के अंदर मिलेंगे। और जो बारकोड है वो लेजर के ऊपर काम करता है, वो ये चेक करता है कि उसकी जो बार है, बार की जो थिकनेस है वो कितनी है और कितनी छोटी बड़ी बार है, कितना इनके बीच में स्पेस है, वो सारी चीजें आपका ये बारकोड स्कैनर जो है वो स्कैन करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या बनाता है, आपका बिलिंग बनाता है। इसके बाद आते हैं आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के ऊपर। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आपने देखा होगा, आपका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके बैक साइड में आपकी एक ब्लैक कलर की जो है स्ट्रिप होती है इस तरीके से। वो जो स्ट्रिप होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है और उसके अंदर जो है आपकी मैग्नेटिकली सारी डाटा जो है वो इनकोडेड फॉर्म में आपका उस स्ट्रिप के ऊपर होता है, जिसको मशीन रीड करती है जब आप उसको स्वैप करते हैं।
चाहे एटीएम में स्वैप करें, चाहे आप कहीं शॉप पे पोस्ट मशीन पे आप स्वैप करें, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर कहलाते हैं। इसी तरीके कुछ और डिवाइस इसमें दिए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या आपको डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा डिवाइस यूज होगा, या ये पूछ लेते हैं ये वाला डिवाइस कहाँ यूज होगा। तो ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, वो यूज होता है जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और 4 ऑप्शन में से हमें किसी एक ऑप्शन को जो है वो फिल करना होता है कि ये वाला ऑप्शन है मेरा। तो वहां पर जो उन पेपर की चेकिंग, उन ओएमआर शीट की चेकिंग के लिए जो आपके डिवाइस यूज होते हैं, वो आपके क्या बोले जाते हैं, ओएमआर डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद होते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का क्या काम है, मान लो आपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट था, उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, स्कैन, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको एडिटेबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर जो आपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था उसको एडिट करना चाहते हो, एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपकी हेल्प कौन करता है, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। वो आपका जो टेक्स्ट है उसको एडिटेबल बना देता है, यानी आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ओसीआर यूज करते हैं। थर्ड है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है आपकी बेसिकली चेक्स के लिए, जो आप बैंक में चेक देते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं उसके लिए आपका यूज होता है। बैंक में चेक जो देते हैं, आप यहाँ देखा होगा आपने, एक स्पेशल इंक से जो है कुछ नंबर लिखे होते हैं, चेक नंबर जिसको हम बोलते हैं, सेंटर में बिल्कुल चेक के। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक में लिखे होते हैं, मैग्नेटाइज इंक के अंदर लिखे होते हैं। और वो जो मैग्नेटाइज इंक होती है उसको केवल रीड कौन कर सकता है, आपका एमआईसीआर, कि कौन से बैंक का है, क्या खाता नंबर है, ठीक है, कौन सी ब्रांच का है, वो उसके अंदर सीक्रेट कोड होता है जिसको कौन रीड करता है, एमआईसीआर। तो एमआईसीआर वाली जो आपकी डिवाइस है वो बेसिकली यूज होती है बैंकिंग में, बैंक के चेक्स को स्कैन करने के लिए। इसके बाद आता है लाइट पेन। तो लाइट पेन आपका एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, पेन की शेप में होता है, जिससे कि आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, या मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो पेन आ रहा है, ये मैं लाइट पेन का ही यूज कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से मैं लिख पा रहा हूँ या आपको अंडरलाइन करवा पा रहा हूँ। तो ये जहां आप टच करेंगे वहीं पर ही आपका जो है लाइट सेंसिटिव जो है मटेरियल होता है इसके अंदर, तो जहां आप टच करेंगे वहीं पर आपका जो है ये उस चीज को ड्रॉ कर देगा। तो ये हमारा क्या बोला जाता है, लाइट पेन। इसके बाद आते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आपको पता ही है, ऐसे डिवाइस जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, फाइनल आउटपुट देखने के लिए, जो आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाने के लिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके आउटपुट यूनिट हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस है। तो आप जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइप के, पहले तो पढ़ेंगे मॉनिटर्स। तो मॉनिटर आपका क्या है, मॉनिटर से आपका सबसे कॉमन फॉर्म है आउटपुट यूनिट की, और ये डिस्प्ले करती है हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जैसे देखते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो मॉनिटर पर पिक्चर्स बनती हैं, क्रिएट होती है, वो किसकी हेल्प से बनती है, पिक्सल्स की हेल्प से बनती है। पिक्सल आपके इस तरीके के टाइनी स्क्वेयर्स होते हैं, छोटे छोटे। अगर आपने कभी देखा हो, आप किसी पिक्चर को अपनी जूम करके देखेंगे, तो अगर उसको आप एक्स्ट्रा जूम कर लेते हैं तो वो इस तरीके के छोटे छोटे पिक्सल्स में आपकी डिवाइड हो जाती है। तो ये आपकी जो छोटे छोटे पिक्सल हैं, यही एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी पिक्चर्स बनाते हैं मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, या आपके टीवी या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जहां भी पिक्चर्स बनती हैं वहां पर सारा खेल किसका होता है, आपके पिक्सल्स का होता है। तो मॉनिटर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बताए गए। सबसे पहले जो टाइप के मॉनिटर आए वो आपके आए सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मॉनिटर जो थे उसके अंदर जो था एक इलेक्ट्रॉनिक गन का यूज होता था। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसकी बैक साइड में जो थी एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक गन लगी होती थी। उस इलेक्ट्रॉनिक गन से जो था आपकी स्क्रीन के ऊपर जो थी
फॉस्फोरस के डॉट्स फायर करते थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फायर कराया जाता था और वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के पीछे फॉस्फोरस की फिल्म होती थी, जहां जहां वो टच करते थे, जहां जहां वो हिट करते थे या टच करते थे वहां पर वो क्या होने लग जाती थी, स्क्रीन ग्लो करने लग जाती थी और उसी से हमारी क्या बन जाते थे, कलर्स बन जाते थे। तो कह रहा है इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक गन एट द बैक ऑफ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के बैक साइड में। दिस फायर इलेक्ट्रॉन एट द ग्रुप ऑफ फास्फोरस डॉट विच कोट इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के बैक साइड में जो था वो फॉस्फोरस की फिल्म होती थी। कह रहा व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द फॉस्फोरस डॉट दे ग्लो टू गिव द कलर्स, तो वो क्या करने लग जाते थे, ग्लो करने लग जाते थे कलर्स देने के लिए। तो इस तरीके से आपकी जो थी सीआरटी काम करती थी। इसके बाद जो आई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वो आई आपकी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जितने भी आप मॉनिटर के टाइप पढ़ते जाएंगे उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का जो है वो यूज होता चला जाएगा और उसका नाम चेंज होता चला जाएगा। कह रहा लिक्विड क्रिस्टल इज द मटेरियल यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन। कह रहा है ईच पिक्सल, हर एक पिक्सल को जो है वो आप यूज, जो आपका बनेगा उसके लिए लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल का यूज किया जाता था। और उसकी खास प्रॉपर्टी होती थी उस मटेरियल की कि इट कैन पोलराइज लाइट डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस इट। खैर इसके आसपास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि हमें पता है बिजली से ही चलते थे मॉनिटर, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती थी तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो क्या था, पोलराइज लाइट, लाइट जो थी वो आपकी उसके अंदर से पास होती थी वो पोलराइज हो जाते थे, यानी उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। और इस फीचर की वजह से जो था आपका पिक्सल जो है वो क्रिएट होते थे, छोटे छोटे सेल्स के रूप में जो है वो क्रिस्टल, जो लिक्विड क्रिस्टल है उसके ऊपर पिक्सल आने स्टार्ट हो जाते थे। जो टीएफटी बोले गए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो भी आपके इसी तरीके के जो है वो पिक्सल बनाते थे जो कि चार्ज होते थे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो था आपका वो इसी मटेरियल को रेफर करता था, तो इसलिए उनको टीएफटी डिस्प्ले भी बोला जाता था। एलसीडी कहें, टीएफटी कहें, दोनों के अंदर लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल का प्रयोग होता था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या हो जाते थे, पोलराइज हो जाते थे। और पोलराइज होने के कारण जो क्या क्रिएट करते थे, छोटे छोटे पिक्सल्स आपके क्रिएट करते थे। TFT is a variant of LCD technology. LCD use much less power than a normal one. तो LCD तो फेमस हुए क्योंकि ये कम पावर कंज्यूम करते थे एज कम्पेयर टू CRT, तो इसलिए ये ज्यादा आपके पॉपुलर हुए। इसके बाद जो है, इसके बाद आए हमारे प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी के अंदर आपका कौन सा मटेरियल यूज हुआ तो देखते हैं। प्लाज्मा टीवी के अंदर जो आपके मटेरियल यूज हुए, पीडीपी भी इसको बोला गया, इसके अंदर जो आपका यूज हुआ वो जो थे वो थी आपकी आयनाइज्ड गैसेस, गैसेस का यूज हुआ मटेरियल की बजाय। कह रहे हैं यूटिलाइज स्मॉल सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज आयनाइज्ड गैसेस, इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो गैसेस थी उनको जो थी उनको उसके अंदर डाला जाता था। फेस ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले टू कलेक्टिवली फॉर्म ए विजुअल इमेज, और जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती थी तो आयनाइज गैसेज जो थी वो चार्ज हो जाती थी, चार्ज होने की वजह से ग्लो करना स्टार्ट कर देती थी। पर अब प्लाज्मा मॉनिटर जो थे वो पॉपुलर नहीं हुए, क्यों? क्योंकि एक तो महंगे बहुत थे, वेट ज्यादा था, पावर ज्यादा लेते थे और साइज भी बड़ा था, और इसलिए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड कलर, दे हैव लॉन्ग डिस्प्ले लाइफ सो दे कैन बी यूज्ड फॉर ईयर विदाउट गोइंग डेड। कह रहा है लेकिन इनकी एक खास बात भी थी कि इनके जो कलर्स थे वो डिफरेंट विविड कलर्स आपका जो है प्रोवाइड कराते थे, और इनकी लाइफ लंबी थी, बिना डेड हुए काफी लंबे समय तक जो है वो काम कर सकते थे। इसके बाद जो है आपके वो आए टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन आप यूज करते ही हैं, ठीक है। टच स्क्रीन मटेरियल आपका यूज होता है कंबाइनिंग टच सेंसिटिव मटेरियल विद ए ड्यूरेबल बट sensitive outer material that protect the monitor from your finger but still allow the computer to detect where a person is placing his finger। टच सेंसिटिव मटेरियल का प्रयोग होता था जो कि ड्यूरेबल है, और उसके आउटर साइड में ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जाता है कि जो आपके फिंगर्स जहां आप स्क्रीन पर टच करेंगे उसको डिटेक्ट करें
और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो है आउटपुट दिखाए। टच स्क्रीन डिस्प्लेज आर यूज इन टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी के अंदर आपके मोस्टली यूज होते हैं। उसके बाद आए आपके ओएलईडी। ओएलईडी में क्या था, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, नाम से ही पता लग रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल का इसके अंदर यूज हुआ। ऑलरेडी मॉनिटर आर क्रिएटेड फ्रॉम पुशिंग एन इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल में से करंट निकाला। करंट का सबसे बड़ा रोल है, सारे मटेरियल जितने भी थे सब में से करंट पास जरूर होता था, जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या करने लग जाता था, ग्लो करने लग जाता था। बाय मैनिपुलेटिंग मटेरियल द इलेक्ट्रिक करंट द ग्लो कैन बी मेड टू बी ऑफ डिजायर्ड कलर। इलेक्ट्रिसिटी की के जो कैपेसिटी है वो कितनी पास हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो है अलग अलग कलर्स जो है वो प्रोवाइड कराता था। कह रहा है ये जो थे एक्सट्रीमली थिन थे, पतले थे, लाइट वेट थे, प्रॉमिस ऑफ पोर्टेबिलिटी यानी इजीली आप कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइट वेट डिस्प्ले थे। कह रहा है इतने लाइट थे कि आप इनको कपड़ों पर पहन सकते थे, लेकिन ये अभी भी जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू है और इसका जो प्राइस है वो बाकी ट्रेडिशनल और एलसीडी मॉनिटर से ज्यादा है, और जबकि लाइफ जो है वो काफी कम है, तो इसलिए ये भी ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं है, मोस्टली हम अभी यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो आए आपके वो आए प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या है, प्रिंटर है यानी आपके प्रिंटेड फॉर्म में जब हमें हमारी आउटपुट मिलती है तो हमें कौन देता है, प्रिंटर्स देते हैं। प्रिंटर्स का आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किए, इम्पैक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब जिसके अंदर मैकेनिकल कांटेक्ट होता है पेपर के बीच में और प्रिंट हेड के बीच में। इसका एक एग्जांपल है तो टाइपराइटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जब वो टाइपराइटर पे जो बंदा है टाइपिस्ट वो टाइप करता है तो काफी तेज आवाज आती है। क्यों, क्योंकि उसका जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर बार बार जो वो की प्रेस करता है उस की के सामने जो है एक हैमर लगा होता है, वो हैमर क्या करता है, बार बार उस पेपर को हिट करता है और उस पेपर को हिट करने से वो जो है आवाज आती है। और जब प्रिंट निकल आता है, जब वो टाइप कर देता है, तो अगर आप उस पेपर को पलट के देखेंगे बैक साइड से तो उसके जो आपकी प्रिंटेड जो आपका लेटर्स होते हैं वो पीछे की तरफ आपको उभरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि मैकेनिकल कांटेक्ट हुआ किसका, प्रिंट हेड का और पेपर का। प्रिंट हेड यानी जो आपकी प्रेस की जिससे कि वो प्रिंट हो रहा है लेटर, उसको हम बोलते हैं प्रिंट हेड, और पेपर के बीच में क्या हुआ, मैकेनिकल कांटेक्ट हुआ। तो इस टाइप के प्रिंटर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोले जाते हैं। अगर देखने हो तो गैस एजेंसी वालों के पास जाइएगा, वहां पर आपको एक व्हाइट कलर का बड़ा सा प्रिंटर रखा हुआ मिलेगा, और जब उसमें से वो रिसिप्ट निकालता है काफी तेज आवाज करता है और कर 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 5 मिनट में आपका वो जो है उस पेपर को प्रिंट करके देता है, यानी स्पीड काफी स्लो होती है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा प्रिंट पेपर और प्रिंट हेड के बीच में। तो इनका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, देखो स्पीड बढ़ गई, कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, बेटर प्रिंट क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी। तो ये जो आपका है लेजर प्रिंटर, ये किसका एग्जांपल है, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। तो इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, ये सारे किसमें होंगे, आपके नॉन इम्पैक्ट यानी जिसमें मैकेनिकल कांटेक्ट जो है वो प्रिंट हेड और पेपर के बीच में नहीं होगा। इसके बाद आपको स्पीकर्स का पता ही है, स्पीकर क्या होते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आप जो है रिसीव करता है। स्पीकर क्या रिसीव करता है, आपकी साउंड रिसीव करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म करंट के फॉर्म में साउंड कार्ड से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो हमारे क्या बोले जाते हैं, स्पीकर बोले जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में पहले रिसीव करेगा साउंड कार्ड से और फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, साउंड फॉर्मेट। प्लोटर, जैसे प्रिंटर थे आपके वैसे ही प्लोटर का यूज जो होता है वो बड़े सारे ग्राफिक्स डिजाइन या ड्राइंग जो है आपकी, जैसे किसी बिल्डिंग की है या किसी आपके बाइक की है, गाड़ी की है, उनके डिजाइन बनाने के लिए और उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज होता है। कुछ बोले जाते हैं पेन प्लॉटर,
पेन प्लॉटर यानी आपका इस तरीके का एक सरफेस होता है, उसके ऊपर पेपर को रख दिया जाता है इस तरीके से। ये आपका पेपर रख दिया और उसके ऊपर इस तरीके से आपका एक पेन जो है वो मूव करता है। ये आगे पीछे मूव करता है आपका कैरेज आगे पीछे मूव करता है, तो वो पेन जो है वो राइट करता चला दोनों डायरेक्शन में, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। पेन आपका अप डाउन एंड लेफ्ट राइट दोनों तरीके से दोनों डायमेंशन में मूव करता है, जिससे कि वो आपका जो है पेपर जो है उसके ऊपर वो राइट करता हुआ चलता है। देखो इसने दिया भी है, कह रहा है इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी मैकेनिकल का भी यूज है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज है। कह रहे पेन इज मूव्ड इन 2 डायमेंशन, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। तो डायरेक्शन मैंने बताया आपको, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव करता है पेपर के ऊपर और आउटपुट क्रिएट कर देता है। फोटो प्लॉटर आपके यूज होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस ड्राई सिल्वर पेपर के ऊपर, जो आपके पम्फलेट होते हैं मोस्टली या आपके जो होर्डिंग्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप सबको पता ही है कि आपका है सबसे बेहतरीन आउटपुट डिवाइस है। जब आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को लार्ज वर्जन में प्रोजेक्ट करना हो तो हम उसकी हेल्प से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मीटिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस प्रेजेंटेशन को देख पाए, क्योंकि एक छोटी स्क्रीन पर सभी को दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम प्रोजेक्टर की हेल्प से हमारा जो मॉनिटर पे जो भी चीज डिस्प्ले होती है उसको हम एक बड़ी वॉल पे या बड़े सरफेस पे उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि सारे लोग उसको इजिली देख पाते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2। इसको आप अच्छे से करें। डाउट जहां पर लगता है इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखें, फिर भी डाउट बचता है तो आप किसी भी दिन मुझे डाउट क्लास में बता दें, तो वो डाउट हम ले लेंगे। थैंक यू बेटा।